नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 बहुत करीब है और आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप कुछ भी पढ़ते चलें। एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हर विषय की यही कहानी है। जो 28 साल वाली नोट मैंने आपको दी है, जो वीडियो आपने देखा है चैनल पर, उसमें आप देखेंगे कि कुछ ही टॉपिक से बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं। कुछ ही तथ्य ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। 2023 में आप एग्ज़ाम दें, 2024 में दें, जब भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे आप देखेंगे कि इन चीज़ों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो उस दिशा में ही है, लेकिन थोड़ी सी अलग है और कमाल की वीडियो है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं साफ कर दूं। ये जैसे विषय लिखे हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं जिनकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। इस रूप में कह रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक बात और है, मैंने सिर्फ ये नहीं बताया है इस वीडियो में कि ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए आपका काम हो गया। मैंने आपको ये भी बताया है कि इन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और यहीं पे एक कमाल की बात और है, जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात सोच रहा था, इन टॉपिक्स की बात सोच रहा था, तो मेरे मन में आया कि दोबारा से रिकॉर्डिंग करते हैं। ये दोबारा से रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि इस सीरीज़ की रिकॉर्डिंग मैंने पहले की थी, 1 साल पहले। क्योंकि देखिए स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स हैं, इनमें ज़्यादा बदलाव आता नहीं है, वही सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियोस दोबारा से देखी और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा तो समय के अभाव को देखते हुए हो सकता है कि मैं कंप्रोमाइज़ करूँ, हो सकता है कि मैं जल्दबाजी करूँ। तो क्यों ना उन्हीं टॉपिक्स को जैसे मैंने बताया है वैसे ही पेश किया जाए। तो उन चीज़ों को मैंने विस्तार से, खूबसूरती से आपको समझाया है कि कैसे तैयार करना है, उनको मैंने इकट्ठा कर दिया है। पहले क्या था, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियोस थी, अब सारी वीडियोस इसी में एक साथ आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो आप एक काम करिए, इस वीडियो को खूब ध्यान से समझिए, इत्मीनान से समझिए और उसी के आधार पर एक एक विषय लेकर के रिवीजन करना शुरू करिए और जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से पढ़ाई करना शुरू करिए। फिर देखिए कि आपके लिए प्री निकालना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन की बातें हो गई, अब चलिए टॉपिक्स देखते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। ठीक है जी, चलिए। नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्री में अगर सफल होना है ना, तो कुछ चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि प्री में किस विषय से, किस टॉपिक से प्रश्न किस तरह के आते हैं। अगर ये पता है तो आप आसानी से, बहुत आसानी से कम समय में अपनी तैयारी कर लेंगे और साथ ही साथ कम मेहनत के साथ बहुत बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की घोषणा की थी कल, और उसका पहला वीडियो आपके सामने है। हम बात कर रहे हैं कि एक एक विषय में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, यहाँ तक कि जनगणना और यूपी स्पेशल, करेंट अफेयर्स, इनमें से किस हिस्से से प्रश्न आते हैं बार बार। जब एक बार ये जान जाते हैं आप, आपकी तैयारी में जितनी मेहनत लगने वाली थी उसका 80% कम हो जाता है। क्योंकि हम भटकते इसलिए हैं, मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है। अभी देख लीजिए, पॉलिटी की बात करें, आप बुक लिस्ट सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको ढेर सारी किताबें गिना दी जाएंगी, ये पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आपका हो जाएगा। अरे भाई, लक्ष्मीकांत उतनी मोटी सी किताब है, उसमें से क्या पढ़ना है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये बताओ तब न काम की बात हो। देखिए, पॉलिटी में सिर्फ 15 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से यूपी पीसीएस प्री में लगभग 85% से लेकर 95% क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ 15। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ 15 ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम अलग अलग विषयों की बात करेंगे और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिर्फ टॉपिक गिना दूँ तो 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी कि ये रहे टॉपिक्स, जाओ पढ़ लो। लेकिन नहीं, उस टॉपिक में क्या है, किस तरह से पढ़ना है, वहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप गंभीरता से तैयारी करते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, इत्मीनान से देखिए और बार बार देखिए। यहाँ आपका 1 मिनट कई घंटे बचा सकता है, कई दिन बचा सकता है, कई महीने बचा सकता है। इसीलिए आप ध्यान से समझिए एक एक टॉपिक को। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से
संवैधानिक विकास से। आप देखेंगे लक्ष्मीकांत की किताब में पहले ही है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो पूरी सीरीज़ में टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं ना, कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप कैसे तैयार करेंगे, कम समय में कहाँ से तैयार करेंगे, उसका सलूशन मैं बता दे रहा हूँ। इस चैनल पर हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक्चुअली चैनल का थीम ही यही है, लेट्स मेक इट ईजी। और परीक्षा को आसान बनाना है तो सबसे पहले हमें वही चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी जहाँ से प्रश्न आते हैं बार बार। अब ध्यान से देखिए, पॉलिटी के ढेर सारे टॉपिक्स अभी तक कवर किए जा चुके हैं, ठीक है, ये वाला पहला भी कवर किया जा चुका है। तो आप चिंता मत करिए, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं या पढ़ भी लिया है तो ध्यान नहीं किया, कोई बात नहीं। इतने कम समय में इतनी सटीकता से आप कहीं और नहीं पाएंगे चीज़ें। आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ से नोट बना सकते हैं, नोट की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, संवैधानिक विकास वाला जो पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। अब प्रश्न ये है कि यहाँ से प्रश्न आते किस तरह के हैं, कई तरह के। जैसे 1773 का एक्ट था, वहाँ से लेकर 1947 का आज़ादी तक की जो बातें हैं। पहली बात यह है कि किस सन में कौन सा आया। कभी कभी अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि उसमें व्यवस्था क्या की गई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं, किसके तहत जो है 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी एजुकेशन के लिए, किस व्यवस्था के तहत जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हुई, किसके तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई वायसराय को। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं इस चैप्टर में, यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलते हैं। यूपीएससी का भी फेवरेट है, यूपीएससी के लिए हम अलग से बात करेंगे, अभी यूपी पीसीएस पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें इसी नज़रिए से पढ़ें कि इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, कब, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है प्रमुख अनुच्छेद। ये ऐसा टॉपिक है कि आपको हर साल कम से कम 2 प्रश्न दे देगा, ये वाला टॉपिक। अब आप कहेंगे कि भाई संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हैं, कहाँ से इतने सारे अनुच्छेद हम पढ़ें, कितने पढ़ें, कह देने से नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, प्रमुख लगभग 70-80 के आसपास, मैंने मैक्सिमम बता दिया, हो सकता है कि 50 से कम ही हो, इतने ही लगभग मान लेते हैं 50-60 ही आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है कि वो अनुच्छेद क्या है, जैसे मान लेते हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या है, सिर्फ इतना, अनुच्छेद 40 में क्या है, इतना जान गए, बात खत्म हो गई। तो कुछ अनुच्छेद हैं, उन्हें आप पढ़ लें, उन्हें तैयार कर लें, हर साल आपको प्रश्न मिलेंगे। और ये कैसे जानेंगे आप कि कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने लिस्ट दे दी है PDF में, अभी नहीं मिलेगी, अगले मंडे को हो सकता है मिल जाए। तो कुछ अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है कैसे जानेंगे, प्रीवियस ईयर को जो फैक्ट हैं, जो मैंने आपको वीडियो भी दी है, PDF भी दी है, वहाँ सारे अनुच्छेद हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें सारे अनुच्छेद रहेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। उससे बाहर आप एक भी ना पढ़ें, कुछ ना पढ़ें, सिर्फ उतना, लगभग 5-10 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ उतना ही याद कर लें। यहाँ से आपको हर साल 2 प्रश्न मिलेंगे, हर साल। मैं कम बता रहा हूँ, कभी कभी तो 3-4 मिल जाते हैं, क्योंकि कभी मिलान करने के लिए पूछ दिया 4 अनुच्छेद दे के, कभी पूछ दिया कि ये अनुच्छेद का इस अनुच्छेद का संबंध किससे है, कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक अनुच्छेद वाली लाइन दे दी। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ये जो पॉइंट है सबसे पहले आप तैयार करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा फेवरेट, सबसे ज़्यादा दुलारा टॉपिक है। और इस टॉपिक से चाहे UPSC हो, चाहे UP PCS हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, लगभग हर साल, शायद ही ऐसा कोई साल है जहाँ से यहाँ से प्रश्न ना आए। जिस साल बार बार प्रश्न आते हैं, इसे कैसे तैयार करेंगे आप। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक, भाग 3 में, तो किस भाग में है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐसे रट जाइए कि कौन से अनुच्छेद का संबंध किससे है। इसके अलावा कुछ ऊपर की बातें होती हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं कि संसद का अधिकार कहाँ तक है, इसके संशोधन को लेकर के यहाँ से प्रश्न आते हैं। कभी कभी जो अनुच्छेदों के अंदर की बात है, जैसे कि अनुच्छेद 19 है, उसमें विस्तार से कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अनुच्छेद 21 है, उसमें थोड़ा विस्तार में जाना पड़ता है। और ख़ास तौर से जो अनुच्छेद 32 है, जिसमें रिट अधिकारिता है, तो वहाँ से तो पूछा ही जाएगा कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, मिलान करने के लिए भी दे दे। लेकिन रिट क्या होते हैं, वहाँ से फिर परमादेश और ये सारी चीज़ें, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि अंबेडकर साहब ने क्या कहा था मूल अधिकारों को, या अनुच्छेद 32 को क्या कहा था बेसिकली। ये सारी चीज़ें आपको मूल अधिकार पढ़ते समय ध्यान रखना है। ये तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद एक ये मैंने वीडियो बनाया है, ये आप देख सकते हैं, मूल अधिकार वाला आने वाला है। ये अनुसूचियाँ, इसमें पता नहीं क्या है, वैसे तो मुझे पता है क्या है। कहने का मतलब ये है कि इतना आकर्षण क्यों है समझ में नहीं आता।
हालांकि ये भी समझ में आता है, क्योंकि अनुसूचियाँ जो हैं उसमें एक मोटे तौर पर दे दिया गया कि इस अनुसूची में इतनी सारी चीज़ें शामिल हैं, बता दिया गया। 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियों से बार बार प्रश्न आते हैं, कभी मिलान करने के लिए, कभी डायरेक्ट, यूपीएससी भी पूछती है, पीसीएस में भी आते हैं। छोटा सा इसे आप करें तो एक पेज में पूरा आ जाएगा, पहली में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये, ऐसे करके कुछ अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जैसे अनुसूची 9, 9वीं में क्या है, 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, थोड़ा सा विस्तार से जाना पड़ता है कि किसको संशोधित करके जोड़ा गया था। जो अनुसूचियाँ संशोधित करके जोड़ी गई हैं उनमें किस कारण से संशोधन हुआ और क्या विषय जोड़े गए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बाकी इतना आप पढ़ लें, यहाँ से प्रश्न आते हैं पॉलिटी में। आगे बढ़िए। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत आपको पढ़ना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये मैंने 2 बार लिखा, आगे शायद होगा, लेकिन किसी के साथ होगा। जब संविधान बन रहा था तो हमने बहुत सारे देशों से सीखा, उसी को आधार बनाकर कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है और आयरलैंड से क्या लिया है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। मिलान करने के लिए सीधे सीधे बन जाते हैं, कभी स्टेटमेंट में आ जाता है। इसे आप याद कर लें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस याद कर लेना है कि ये वाली व्यवस्था हमने यहाँ से ली है। सिर्फ बाहर के देशों की बात नहीं है, जो 1935 में अधिनियम बना था, भारत सरकार अधिनियम, वहाँ से भी हमने बहुत कुछ लिया है। वहाँ उस पर लेके यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न बनाया था, तो उसे भी आप देखेंगे। पूरी लिस्ट आप किसी भी किताब में देखेंगे, मिल जाएगी, यहाँ वीडियो मिल जाएगी आपको, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो 6वां टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपातकालीन प्रावधान। इसकी बड़ी ही खूबसूरत वीडियो, एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, आप देख सकते हैं। आपातकालीन प्रावधानों से प्रश्न बार बार आते हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं आपको पता होना चाहिए। 3 तरह के आपात की व्यवस्था है हमारे यहाँ, एक राष्ट्रीय आपात है, एक राष्ट्रपति शासन है और एक वित्तीय आपातकाल है। पहले तो अनुच्छेद इसके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद से जब इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आप देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाएगा, जो राष्ट्रपति शासन है वो किस आधार पर लगेगा, और वैसे ही ये वित्तीय आपात। इसके बाद अगर जो आपातकाल लगता है तो उसका केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है, विधायी संबंध हो चाहे वित्तीय संबंध हो, उन पर क्या असर पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये देखना होता है कि आपातकाल लग गया तो लोकसभा या राज्य विधानसभा की कार्यावधि पर क्या असर पड़ता है। इसके साथ ये भी देखना होता है कि लोकसभा कैसे अनुमोदित करती है, कैसे आपातकाल को हटाया जा सकता है, कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, आपका टॉपिक तैयार हो गया। बस यहीं से तो प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है संसद। संसद मोटे तौर पे चैप्टर कह सकते हैं। संसद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई साल ऐसा नहीं है जहाँ से संसद से प्रश्न ना आए। अगर प्रश्न नहीं आया तो इसका मतलब आपने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया। यहाँ से किसी न किसी तरह से एंगल बना के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे भाई तो हमें भी पता है कि ये किताबों में संसद में पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, ध्यान से समझिए, एक एक करके बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। जब आप लोकसभा को पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना होता है कि लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं उनके क्या रोल हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनकी नियुक्ति होती है कि चुनाव होता है कि निर्वाचन होता है, क्या होता है, वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे, लोग जो दल बदल है उसके मामले में उनकी क्या भूमिका है। इसके बाद उसके मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स कैसे हैं, उनके विशेषाधिकार क्या हैं। ये तो संसदीय विशेषाधिकार में शामिल कर लेंगे, लेकिन विशेषाधिकार क्या है, कौन कौन सी समितियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं लोकसभा में। इसके बाद उत्तरदायित्व की बात आती है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी, आपका आंसर होगा लोकसभा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं लोकसभा में। जब राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है, जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर भी रहते हैं, सभापति भी रहते हैं, ये क्या मामला है। इसके बाद से आप देखें कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या शक्तियाँ हैं। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग देखते हैं कि गठन कब होता है, कितने साल का कार्यकाल होता है, ये सारी चीज़ें आप जान गए। इसके बाद जब दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि किस मामले में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, किस मामले में राज्यसभा के पास विशेष शक्तियाँ हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जब ये दोनों पढ़ लेते हैं तब बात आती है कि कानून कैसे बनते हैं, कानून बनाना क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। विभिन्न तरह के अनुदान होते हैं, वो आप सीखते हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं। बस इतना जानिए। इसके बाद जो है, जैसे बहुत सारे संवैधानिक पद हैं, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहाँ से किसी को हटाना है या राष्ट्रपति को हटाना है तो उस तरह उसमें संसद कौन सी प्रक्रिया का पालन करती है,
यहाँ से प्रश्न आते हैं। बस इतना पढ़ लिया, टॉपिक तैयार हो गया, अब क्या पढ़ना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप सही तरीके से सटीकता से उन जगहों पर जा पाएंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। अदरवाइज़ भटकने के लिए तो पूरी दुनिया है, कहीं भटकते रहिए। और आगे बढ़ें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें अगला, वो है पंचायती राज। आप देखिए पंचायती राज से कितने ज़्यादा प्रश्न आते हैं। है छोटा सा, ज़्यादा नहीं है। इसमें पढ़ना क्या है, पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी, ये तो मैंने वीडियो दिया है ना, आप देख सकते हैं वहाँ पे। कौन सी समितियां बनी, कानून बन गया, कब बना, कौन सा संशोधन हुआ, और उसके बाद से संशोधन में कौन कौन सी बातें शामिल की गई, कौन से अनिवार्य प्रावधान है, कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है। उसके बाद से अगर चुनाव चुनाव हुआ 5 साल के पहले पंचायत भंग हो गई, तब फिर कैसे चुनाव होगा, और कितना आरक्षण है, किस पद पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, किस पे अप्रत्यक्ष होगा। बात खत्म हो गई। सिर्फ इतना पढ़ना है, बात खत्म। लेकिन प्रश्न यहाँ से आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। 9वां टॉपिक देखिए, प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन, इसमें क्या पढ़ना होता है, 2-3 चीज़ें बस। पहली बात कि किस सन में संशोधन हुआ, और कौन सा, किस नंबर का, 42वां, 43वां, 44वां, कौन सा था। दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, इसमें जब संशोधन हुआ तो मुख्य बातें क्या जोड़ी गई। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पता किस तरह के आते हैं, यही 3 जो मैंने बताया यही आते हैं कि कौन सा संशोधन कब हुआ, कभी मिलान करने के लिए, कभी सीधा सीधा, कभी स्टेटमेंट में पूछ दिया कि इस संशोधन में ये बात कही गई थी, क्या सही है कि गलत है। ये भी प्रश्न आते हैं। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं, इसे तैयार कर लीजिए, हो गया काम। यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। अगर मेरी बात की सत्यता की जांच करनी हो कि मैं कितना प्रामाणिक बता रहा हूँ, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है, और अगर उसमें 20 प्रश्न आए हैं पॉलिटी से, ध्यान से देखें आप, 20 में से कम 15 क्वेश्चंस इन 15 टॉपिक से मिल जाएंगे आपको। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, मैंने बताया था ना, पिछले 27 साल के प्रश्नों की एनालिसिस करने के बाद ये अनुभव आया है। और खुद एग्ज़ाम देना, मेंस देना, ये सारी चीज़ें तो है ही, अनुभव तो है ही। तो आप इन चीज़ों पे भरोसा करने के लिए आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, मज़ेदार अंतर है यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में। 2 तरह के निकाय हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब वो है कि जिन बॉडीज़ के बारे में संविधान में कोई अनुच्छेद है, उसके तहत उनका गठन होता है, ज़्यादा अधिकार होते हैं, उन्हें संवैधानिक कहते हैं। जो गैर संवैधानिक है, इसका मतलब है कि कार्यपालिका ने आदेश जारी कर दिया कि आज से नीति आयोग बनेगा, बन गया, या सरकार ने जो है कानून बना के कह दिया कि मानव अधिकार आयोग बनेगा, बन गया। तो कानून बना है या सरकार के आदेश से बना है तो वो गैर संवैधानिक हो गया, ठीक है। और जो संविधान में जिसकी बात है, आर्टिकल है, वो संवैधानिक हो गया। अंतर ये है कि जब यूपीएससी पूछती है तो ज़्यादातर उनका झुकाव जो गैर संवैधानिक है ना, उधर होता है, क्योंकि वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। और पीसीएस में ज़्यादातर प्रश्न संवैधानिक से आते हैं। हालांकि दोनों पढ़ें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं ना। तो संवैधानिक में क्या कौन कौन से पद हैं, चुनाव आयोग हो गए, यूपीएससी हो गई, स्टेट पीसीएस के जो आयोग होते हैं, महान्यायवादी हो गए, लोक लेखा समिति महालेखा परीक्षक हो गए, और राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। वित्त आयोग के बारे में इसमें पढ़ना होता है कि किस आर्टिकल में इनके लिए प्रावधान है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, कैसे ये हटेंगे, और काम को लेकर के बेसिकली पूछ लिया जाता है। हालांकि काम को लेकर के यूपीएससी ज़्यादा पूछती है, पीसीएस में इनका क्या काम है ये ज़्यादा नहीं आता। काम को लेकर वित्त आयोग को जरूर लिया जाता है कि वित्त आयोग के क्या काम है, और उसमें से 4-5 स्टेटमेंट होंगे, उसमें एक कोई गलत होगा या फिर सारे सही होंगे, ऐसा होता है। तो ये टॉपिक आप पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद न्यायपालिका में क्या पढ़ना होता है। न्यायपालिका तो बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए ये जो है मैंने इस पर बनाया है बाकायदे, एक वीडियो आपको मिल जाएगी, 2 वीडियोज़ हैं शायद, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका में आपको पढ़ना क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान में क्या बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कोलेजियम व्यवस्था क्या है, कैसे हटाए जाएंगे, किस आधार पर हटाए जाएंगे, हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनका पेंशन कहाँ से मिलता है, उनका वेतन कहाँ से मिलता है,
उनको हटाने का आधार क्या है, उनका ट्रांसफ़र कौन करेगा, कैसे करेगा, राज्यपाल की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, बात खत्म। इतना नहीं है, किस आधार पर किसी को जो है वकील जज बनाया जाएगा, इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है, जैसे मान लेते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो उसका स्थान कहीं और करना है तो कहाँ किया जा सकता है, कौन करेगा बेसिकली, तो वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। कभी थोड़ा सा और कंसेप्चुअल बनाने की कोशिश की जाए, थोड़ा जटिल बनाने की कोशिश की जाए, तो जो सलाहकार शक्तियाँ हैं किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार शक्तियाँ हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न शक्तियों के बारे में आप देखें, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसमें राष्ट्रपति से वो सलाह, मतलब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगें तो वो कब दे पाएंगे, कब नहीं देंगे, कब मना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़ें, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी रिट के बारे में मैंने बता दिया था मूल अधिकार में ही कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। बस यही पढ़ना होता है, इन सारे चैप्टर्स को आप पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व, आप इसे चाहें तो जो हमने अभी डिस्कस किया ना प्रमुख अनुच्छेद, उसमें रख सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि प्रमुख अनुच्छेद इतनी लंबी बात है, यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना है प्रमुख अनुच्छेद। इसी में एक हिस्सा होता है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसे जब हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेदों में देखेंगे कि अनुच्छेद 36 में क्या है, 37 में क्या है, 50 में क्या है, ऐसे करके सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ से बड़े प्रश्न आते हैं, खासतौर से मिलान करने वाले। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, अनुच्छेद 40 वहाँ से कभी आ गया, 47 से आ गया, 50 से आ गया, 49 से आ गया, ऐसे आ जाता है बस। उसके बाद एक जो यूपीपीसीएस में जो बढ़िया क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका कौन सी है, केंद्र वाली है। आपको जानना चाहिए कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन होता है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न आते हैं वो है राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति से बड़े प्रश्न आते हैं। अब राष्ट्रपति से हमें क्या पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में, पहली बात ये है कि इनके चुनाव को लेकर के, इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन लोग वोट देते हैं इनको, कैसे इनको हटाया जाता है, ये बेसिक बातें हो गई। अनुच्छेद कुछ इनसे संबंधित है कि इनको जैसे कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे अनुच्छेदों में कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, ये सारी चीज़ें किस अनुच्छेद के तहत इनको मिली हैं, ये सारी चीज़ें हम जान गए। इसके बाद राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, कुछ विधायी शक्तियाँ हैं, कुछ कार्यकालिकीय शक्तियाँ हैं, कुछ इस तरह की शक्तियाँ क्या कहते हैं वीटो शक्तियाँ हैं, वीटो पावर है कि संसद कानून बना के भेज रही है तो उसे फिर उस पर सिग्नेचर करेंगे कि रोक के रखेंगे कि वापस करेंगे, ये सारी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना, आपातकाल लागू करना, कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है कार्यपालिका में, विशेष रूप से इनके बारे में। बाकी जो है वो तो संवैधानिक निकाय के तहत किसी को पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया। इसके बाद जो प्रश्न है वो ये है, मतलब अगला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक छोटा सा टॉपिक है। आप कोई भी सरकारी किताब निकालेंगे, चाहे एनसीईआरटी की हो चाहे स्टेट वाले एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो कक्षा 1 से 12 तक की किताबों में प्रस्तावना लिखी रहती है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, सब लिखे रहते हैं। प्रस्तावना से क्या आता है, सिंपल। अब जो मेन शब्द है ना, हम भारत के लोग, भारत को ये सब बनाने की जो भी है, तो वो सीरीज़ में, किस सीरीज़ में वो शब्द है ये आप जान लीजिए। साथ ही साथ किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, बस इतना जान लीजिए, काम हो जाएगा। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यूपीएससी के लेवल पे प्रश्न आते हैं कि क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है या कितनी बार संशोधन हुए हैं, कर सकती है तो क्या लिमिट है, कुछ भी कर सकती है, ये सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ठीक इसी तरह का मूल अधिकार में है। मूल अधिकार में बहुत कठिन प्रश्न बनेगा तो ये पूछा जाएगा कि जो 10-11 जितने भी मूल कर्तव्य हैं उनमें इस नंबर पे, 5वें नंबर पे कौन सा मूल कर्तव्य है, ये बहुत कठिन माना जाएगा। इसके लिए आप याद करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल आता है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य है, जिसमें दे कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, टैक्स देना, वोट देना, या महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, ये सारी बातें आप इन्हें बस पढ़ लें। साथ ही साथ ये देख लें कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, बात खत्म हो जाती है छोटा सा चैप्टर, लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद संविधान निर्माण से फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। देखिए, एक हमने क्या देखा था, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास थोड़ा अलग है। संविधान निर्माण का मतलब यह है कि जब संविधान सभा गठित की गई, वहाँ से लेकर संविधान को अपनाने तक क्या क्या हुआ,
वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो संविधान सभा के बारे में प्रश्न आ जाते हैं। संविधान जब बन रहा था तो कितनी समितियाँ थी, वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। समितियों में कौन किसके हेड थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितने मेंबर थे, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप जान लें। कब संविधान लागू हुआ, कब पहली बैठक हुई, इस तरह की, कब जो है कुछ प्रावधान आज़ादी से पहले लागू कर दिए गए थे, ये सारी चीज़ें आप जान लें, इससे काम हो जाएगा। और संविधान के स्रोत मैंने कहा था ऊपर ना कि मैंने बताया, इतना सिर्फ 15 टॉपिक्स आप कवर कर लें, आप 20 में से 15 क्वेश्चंस आप यहीं से देखेंगे। बाकी जो छिटपुट बातें हैं ना, वो कितना भी भाग के लोग जाएं कहीं भी, वो इनसे जुड़ ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अलग से कह दें कि भाई चुनाव सुधार से क्वेश्चन आते हैं, चुनाव सुधार से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, वो घूम फिर के आ जाता है वहाँ पे दल बदल पे। और दल बदल के बारे में जब हम अध्यक्ष को पढ़ते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को, तब भी जान जाते हैं। और जब हम 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं तब भी जान जाते हैं, बात खत्म। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, देखे गए हैं, पहले आते थे कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। ये कठिन प्रश्न है, इसको अपवाद मान के चलिए, इसके पीछे भागेंगे तो तैयारी से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकी विषयों को कवर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी चीज़ें आपको जो करनी है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। अगर आपके काम की चीज़ नहीं है तो मैं सलाह देता हूँ हमेशा, चाहे ये चैनल हो या कोई भी चैनल हो, आपको सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए अनिवार्य रूप से, और वो ये है कि आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और एक वो हैं जो कम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं, सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कम मेहनत कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर सफल हो जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कम पढ़ के सफल हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि कम पढ़िए, वो पढ़िए जहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उसको लेकर के हम एक सीरीज़ चलाएंगे, सब्जेक्ट वाइज बातें करेंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न आता है, आखिर वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसी के तहत एक वीडियो आपको मिल चुकी है पॉलिटी की। आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि भूगोल में वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से यूपी पीसीएस प्री में प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए, अगर मान लेते हैं अगर 20 प्रश्न पूछे गए हैं ना, तो 20 में से 17 से 18 प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स के हैं। यानी कि सिर्फ इतने टॉपिक्स आप तैयार कर लें, आपका काम हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इसी चैनल पर चीज़ें कवर कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। इस चैनल का थीम ही यही है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पहले कवर करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ कवर नहीं की जाएंगी, वो भी आपको PDF के रूप में मिली जा रही हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है नदियाँ। नदियों से प्रश्न आते हैं। अब नदियों से किस तरह के प्रश्न आते हैं भाई? सिंपल, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। कोई नदी कहाँ से निकलती है, मान लेते हैं कि ये पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है, अब कहाँ से निकली और कहाँ गई, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये आप देख लीजिए। और तीसरी बात कि इसके किनारे कोई शहर है क्या। सिर्फ इतना आप जानते हैं किसी नदी के बारे में, यूपी पीसीएस में नदियों से संबंधित आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक और नया डायमेंशन है जो कि 2 ही 3 नदियों को लेकर पूछा जाता है, वो ये है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप प्रायद्वीपीय भारत में जाएं, यहाँ एक नदी बहती है, एक यहाँ बहती है और एक यहाँ बहती है। अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो जाकर मैप में देखिए। ठीक है, तो नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, यानी कि कुछ विशेषताएँ। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी नदी किस दर्रे से होकर पास करती है, ये सारी चीज़ें नदियों से पूछे जाते हैं। और इसी का जो अगला सेक्शन है, नदी तो मतलब नदियों पे जो बांध बनते हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं कि किस नदी पे कौन सा बांध है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है। और साथ ही साथ जब आप बांध को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है कि उस बांध से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, किन की परियोजना है। सिर्फ इतना पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। आगे एक टॉपिक है प्रमुख जनजातियाँ। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए।
और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये जनजाति है, इस राज्य में रहती है, बात खत्म हो जाती है। इतना ही पढ़ना। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी मिलान करने के लिए कि जनजाति आपको यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे राज्य दे दिए गए, मिलान करने के लिए आपको दे दिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जनजाति कहाँ रहती है, A B C D ऐसे करके 4 ऑप्शन, वहाँ से चुन लीजिए। आसान है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं बार बार। इसके बाद एक और टॉपिक है झीलों का, यानी कि आपको झीलों के बारे में पढ़ना है। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहली बात यह है कि कुछ ही झीलें हैं, लगभग 15-20 झीलें हैं, सब नहीं। अगर आप मैप देखें या मैप की कोई किताब लेके आएँ तो सैकड़ों हज़ारों झीलें आपको दिख जाएंगी। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो कि वीडियो मैंने आपको दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। PDF आपको मिल चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ आप देखें कुछ ही झीलें हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। उन्हें आप क्या करिए, पहली बात ये कि कौन सी झील किस राज्य में है। दूसरी बात ये कि कौन सी झील जो है मानव निर्मित है, कौन कृत्रिम है। तीसरी बात ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी झीलें कौन सी हैं, कौन लैगून है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। बस बात खत्म हो गई। इतना ही पढ़ना है। इसके आगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस सीरीज़ में आप ध्यान से देखें तो सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है, क्योंकि बाकी जगहों से कभी कभी मिस हो जाए, यहाँ से मिस नहीं होता। 2 टॉपिक्स हैं एक ही तहत, मतलब अयस्क खनिज, कभी कभी अयस्क को लेकर पूछ लिया जाता है, कभी खनिज का। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है। पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, इधर ही ज़्यादातर जो खनिज हैं पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, कोई शैल है, यहाँ पे शैल है, ये किस नेचर के हैं, कौन धारवाड़ टाइप का है, कौन गोंडवाना टाइप का है। इसके बाद उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है। देखिए जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो गोंडवाना है, इधर जहाँ मैं सर्किल बना रहा हूँ, यहाँ पे कोयले का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। इधर आप देखिए कौन है, धारवाड़ प्रकार के शैल है यहाँ पे। यहाँ लोहे सोने के खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इसी से आप खानों की चर्चा करेंगे कि कौन सी खान कहाँ पे है, हीरे की, लोहे की, चांदी की, अबरक की। यहाँ से मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रश्न है, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि, एक मिनट रुकिए, शायद बाहर से आवाज़ आ रही। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रश्न आते हैं ना, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मान लेते हैं मिलान करने वाला, ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों विकल्प आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस नंबर पे जो लिखा है कि ये खान जो है यहाँ पे है, यहाँ पे कोई खनिज है, सिर्फ इतना आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है, और ये पता है कि ये इसके साथ दिया गया है बिल्कुल गलत है। इसके आधार पर भी आप चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी आपको ना ज़्यादा समझना है और ना ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ करनी है। आपको बस एक चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट को आप याद कर लीजिए, चार्ट को चाट जाइए, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है भारत के भूगोल में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ आपको एग्रीकल्चर वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, उसको मैंने इकोनॉमी में रखा हुआ है, वहाँ हम बात करेंगे। नहीं तो कई लोगों को लगे क्या फसलों के बारे में नहीं बात हुई, एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई, उसको इकोनॉमी में रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ देखते हैं, हमने खनिज की बात कर ली। एक प्रश्न जो है इस नेचर का आता है, जो पूछा जाता है कि ये उद्योग कहाँ पे है। खनिजों से संबंधित हो सकता है उद्योग, या फिर और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं, या फिर वस्त्र उद्योग है, ये भी है ना। तो प्रमुख उद्योग कौन कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, अवस्थिति पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना पता कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार भारत के भूगोल के तहत। और आगे जो 6वां टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं चाहूँ तो आपको पूरा सिलेबस जैसे सारे टॉपिक बता दूँ, ये भी है, यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 ही टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सिर्फ वही टॉपिक हैं जहाँ से 80% से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इन्हें आप सीरियसली लीजिए, सबसे पहले इन्हें ही तैयार करिए। आगे देखिए, भौतिक संरचना की बात करें, क्या पढ़ना है आपको, पर्वत पढ़ने हैं। अब पर्वतों में क्या पढ़ना है भाई, देखिए कुछ बातें, ये भारत का मैंने बना दिया। हिमालय की तरफ जब जाएंगे तो कौन सी पर्वत श्रेणी किस राज्य में पड़ती है, सिर्फ इतना जान लीजिए। और कौन सी पर्वत चोटी किस राज्य में है, इतना जानिए। बाकी भारत की सबसे ऊंची चोटी, बड़ी चोटी, इस टाइप का प्रायद्वीपीय भारत की कभी कभी अपवाद स्वरूप पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे, अच्छी बात रहेगी।
लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए, जैसे गुरु शिखर कहाँ है, अनायमुडी कहाँ है, ये सब मिलान करने के लिए पूछा जाता है और वैसे अलग से भी। आगे इसी में दर्रे हैं, हम एमसीक्यू हल करते हैं, कितनी बार ये प्रश्न देखते हैं, दर्रों से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं याद करने, 20-22 हैं सिर्फ उन्हें याद कर लीजिए कौन सा दर्रा किस राज्य में है। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि कौन सा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है। अगला स्टेप आगे बढ़ें तो वो दर्रा किसे किसको जोड़ता है, सिर्फ इतना। लेकिन आप सिर्फ अगर इतना याद कर लें कि दर्रा किस राज्य में है तो 90% संभावना होती है कि इसी के आधार पर आप उत्तर सही कर देंगे। इसके बाद पठार से प्रश्न आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि भौतिक संरचना में हम देख रहे हैं तो पठारों पे आप नज़र दौड़ाएं कि पठार जो है इस नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कोई अयस्क है, खनिज है, तो उससे रिलेट करके पूछ लिया जाता है, अदरवाइज़ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते होते हैं। ठीक, द्वीपों से प्रश्न आते हैं और जो आप पढ़ते हैं ना वो विस्तार, भारत का विस्तार, उसमें पूछा जाता है कि 9 डिग्री जो अक्षांश रेखा है 10 डिग्री तो किसको विभाजित करती है, उस रूप में भी आप द्वीप पढ़ेंगे। बाकी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में बेसिक जानकारी रखिए। जैसे अंडमान निकोबार में पूछा जाता है सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैरन द्वीप के बारे में बार बार प्रश्न आते हैं, इतना आप याद रखेंगे काम हो जाएगा। और इसके बाद जो 7वां टॉपिक मैंने लिया है वो है मिट्टी। मिट्टी में खास बात यह है यूपी पीसीएस वालों का कि बहुत सारे प्रकार आप पढ़ेंगे, उसमें से सिर्फ 2 ही मिट्टियाँ आप पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। पहली है काली मिट्टी और दूसरी है लेटराइट मिट्टी। सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर काली मिट्टी से प्रश्न आते हैं, वहाँ से बहुत आगे बढ़ेंगे तो लेटराइट जाएंगे, ज़्यादा नहीं आते। ये है भारत के भूगोल के वो टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न आते हैं प्री में। मैं बार बार कहता हूँ, अगर मेरी बात पे थोड़ा सा भी रत्ती भर भी डाउट हो, तुरंत क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि क्या इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि इन टॉपिक से बाहर कितने प्रश्न आए हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ ऐसे हवाबाजी नहीं चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिछले 27 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है, तब निचोड़ के तौर पर बातें निकली हैं। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए, अगला सेक्शन होता है भारत विश्व के भूगोल का। इसमें देखते हैं क्या है। विश्व के भूगोल में कुछ टॉपिक्स हैं, लगभग 6-7 इसमें भी हैं। ये बहुत सिंपल है। एक बात बताऊं मैं आपको, भूगोल में ज़्यादातर चीज़ें अगर यूपी पीसीएस प्री की बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, समझने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। जैसे अब पर्वत में क्या समझेंगे आप, पर्वत में क्वेश्चन आता है कि एटलस पर्वत किस देश में है, इसमें समझना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीप और देश और ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। इसका सिंपल सा उपाय है कि आप मैप देखते रहिए, बेमतलब का, दोस्तों से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, मैप की तरफ नज़र होनी चाहिए। तो पर्वत कौन सा कहाँ पे है, चोटियाँ नहीं पूछी जाती यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। कभी कभी ऐसे ज्वालामुखी पर्वत कोई है, उसकी कोई चोटी है, उससे पूछ लिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं याद है। ठीक, जल संधियाँ कौन सी हैं, कहाँ पे हैं, जल संधियाँ किन वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं और किन स्थल खंडों को अलग करती हैं, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे है, रेगिस्तान दोनों तरह के, चाहे वो शीत रेगिस्तान हो चाहे उष्ण हो, गर्म वाला। और साथ ही साथ ये तो फेवरेट है यूपी पीसीएस का, घास के मैदान। ज़्यादा है नहीं, 7-8 हैं। पूछा जाता है कौन जो है किस देश में है, वेल्ड कहाँ है, कैंटरबरी कहाँ है, पंपास कहाँ है, ये सारी चीज़ें बस आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, याद कर लीजिए, घोल के पी जाइए, आपका काम हो जाएगा। प्रश्न आते हैं, कभी मिलान करने के लिए आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए, और कभी सिंगल आ जाए कि वेल्ड किस देश में है, घास के मैदान। तो बस इतना ही। आगे ये जो टॉपिक है, जब हम यूपीएससी की बात करेंगे ना, तो इसी चक्रवात वाले टॉपिक को बिल्कुल अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि यहाँ से यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है। लेकिन जब हम पीसीएस में आते हैं, वो भी खास तौर से यूपी पीसीएस में, तो आपको चक्रवात के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि दुनिया में किस जगह पे किस चक्रवात को क्या कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी हुई, कैरेबियन सागर हुआ, इधर जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, चाहे फिलीपींस की तरफ जाइए, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वहाँ जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है स्थानीय भाषा में, सिर्फ इतना जानिए। बाकी कुछ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कोरियालिस बल के बारे में पूछ लिया जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो विशेषताओं के बारे में कि इनकी दिशा कैसी होती है, कहाँ से बह के किधर जाते हैं, बस। लेकिन ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, आप देखेंगे यहाँ से ज़्यादातर इनके नामों से आते हैं। ये आपको तैयार होना चाहिए, और छोटा सा है, आधा पेज भी नहीं होगा, आप लिखेंगे हो जाएगा। आगे
जैसे हमने भारत में देखा खनिज, उसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, विश्व के भूगोल में खनिजों को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, साथ ही साथ उनकी प्रमुख खानें कहाँ हैं। ठीक है, कालगुरली, इस तरह के नाम आप सुनते होंगे। ठीक है, हीरे की खान कहाँ पे है, लोहे की खान कहाँ पे है। कुछ फेमस चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे जर्मनी का रूर क्षेत्र है, कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यूक्रेन का कोई क्षेत्र है, रूस का है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, और वहीं पर जहाँ जिस तरह का खनिज होगा वहाँ उस तरह का सामान्यतः उद्योग लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो खनिजों पर आधारित नहीं हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि ये उद्योग कहाँ पे हैं। या आप ऐसे देखिए, क्वेश्चन आता है कि फला औद्योगिक क्षेत्र और उसके बाद से देश। अब मिलान करिए कि ये औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है। कभी कभी आ जाता है कि कोई शहर है, ठीक है, टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क तो नहीं पूछेगा लेकिन और आसपास के पिट्सबर्ग हो गया, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो वैसे न्यूयॉर्क पूछा एक बार, तो ये है कि वो शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे दुनिया के ऐसे शहर हैं जो बंदरगाह शहर हैं, और इकोनॉमी में, विश्व की इकोनॉमी में बंदरगाह शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है, पहले से लेकर के, औद्योगिक क्रांति से लेकर के अभी भी। तो बंदरगाह शहरों को लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किस देश में है या फिर वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। सिंपल, इतना आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे विश्व के भूगोल में, तो स्थानीय हवाओं से प्रश्न आते हैं। दो तरह की हवाएं हैं, कैटेगरी बनाई गई है, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। जैसे सहारा कहाँ बहती है, किधर बहती है, उसका डायरेक्शन क्या है, और वहाँ पे उसके नीचे जो है हरमाटन बहती है, यामो बहती है। ये हवाएं, कौन सी हवा किधर बहती है, किस देश में, बेसिकली किस देश में, चिनूक कहाँ बहती है। और ज़्यादातर प्रश्न ये आते हैं ना ऐसे मिलान करने वाले, आपको ऐसे जोड़ा बनाने के लिए दे दिया, कूट बना दिया, हो गया। तो ये आप याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। स्थानीय हवा में ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखेंगे कि कौन ठंडी है कौन गर्म है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैंने लिखा नहीं है, मैं उसे लिखना भूल गया। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं, जो धाराएं हैं, समुद्र की धाराएं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, इस तरह की चीज़ें हैं, धाराओं से बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। तो आप 8वें नंबर पे यहाँ नीचे धारा लिख लीजिएगा। अभी याद आ गया तो मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो फिर भूल जाता। किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन सी धारा किस सागर में, महासागर में बहती है, वो ठंडी है या गर्म है, सिर्फ इतना। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, और उससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। किस देश के तट पे बहती है, कभी कभी जैसे पेरू वाली धारा ना, हम्बोल्ट की धारा, उसको लेकर पूछ लिया जाता है कि किन देशों के किनारे बहती है, बेंगुला की धारा कहाँ बहती है। तो ये बस इतना ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा एक ये प्रश्न है, अगर मैप जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए दिक्कत की बात है, प्रमुख देशों की राजधानियों से प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ चर्चित देश मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी दुनिया में जितने देश हैं सबकी राजधानियाँ नहीं याद करनी है आपको। सिर्फ ये देखना है कि अभी 1-1.5 सालों में कौन से देश चर्चा में है, और उनकी राजधानियाँ देख लीजिए। इजराइल, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, इनकी राजधानियाँ अभी चर्चा में है। तो और आप मिलान करने के लिए क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर लेंगे। सिंपल, ये सिर्फ रटने की चीज़ है, और साथ ही साथ दिमाग में मैप को बैठाने की चीज़ है, ज़्यादा समझने वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा जो आखिरी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़त्म नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। हाँ, ये झीलों से, 1 मिनट, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, जनजातियों पे बात करते हैं अभी। तो प्रमुख झीलें, झीलों के बारे में हम क्या देखें, सिर्फ इतना देखिए कि कौन सी झील कहाँ है, किस देश में है। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए कि कौन सी झील मीठे पानी की है, सबसे बड़ी, छोटी, छोटी तो नहीं क्योंकि बहुत छोटी छोटी झीलें दुनिया में बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और जो अमेरिका में इस तरह से आप देखेंगे, ऐसे ऐसे करके ग्रेट लेक्स हैं, 5 झीलें हैं, वहाँ से बड़े प्रश्न आते हैं, उन्हें आप देख लीजिए। सिर्फ इतना देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। ये मैंने जो छोड़ दिया था बोलते बोलते, जनजातियाँ, जनजातियों से प्रश्न क्या आते हैं, सिंपल प्रश्न आता है कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। सिंपल, साइबेरिया क्षेत्र है जो कनाडा का है, और इधर क्या कहते हैं, साइबेरिया क्षेत्र तो रूस का ही है, लेकिन उस पट्टी में कनाडा का जो क्लाइमेट है, उधर जो जनजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है। और यहाँ पे आप कांगो बेसिन में आएंगे, उधर श्रीलंका में, अरब में, 1 मिनट रुके, इन जगहों पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं।
बस इतना आप याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, सिंपल। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भूगोल के तहत सिर्फ इतना आप पढ़ लें, इन टॉपिक्स को पहले तैयार कर लें। अगर भूगोल से 20 प्रश्न आते हैं तो 20 में से 15 से 17 प्रश्न सिर्फ इसी के आधार पर आप हल करेंगे और मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से बाकी जो विषय बचे हुए हैं, अभी हमें देखना है करंट अफेयर में कहाँ से प्रश्न आते हैं, इकोनॉमी में, हिस्ट्री में। हिस्ट्री की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि उसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न लेना है, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर के एंगल को लेके चलना है, तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से सटीकता के साथ तैयारी की जाए, तो इस चैनल पर सारी वीडियोस फ्री में आपको मिलेंगी, पीडीएफ आपकी मिल जाएगी आपको, उसके नोट, और जल्दी से जल्दी उसे तैयार करके बेहतरीन प्रदर्शन करिए। ठीक। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम मज़े में तैयारी करिए। ठीक है जी। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम इस सीरीज़ में ये देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्री में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी तक हमने देखा भूगोल में कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। सिर्फ उतने ही टॉपिक आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। हमने ये भी देखा कि पॉलिटी में कहाँ से प्रश्न आते हैं। सिर्फ 15 टॉपिक आप तैयार करिए, देखिए कितना मज़ा आता है। आज बात करेंगे इतिहास की। ये बातें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में कम समय में सटीकता से तैयारी करना चाहते हैं तो ये तो करना पड़ेगा, वरना मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। समझ रहे हैं ना। और भटकने वालों की तो और ज़्यादा तादाद है। देखिए, सीधे पॉइंट की बात करते हैं। प्राचीन काल में कहाँ से प्रश्न आते हैं। हम इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं मोटे तौर पर, कालक्रम से देखें तो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। तो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं स्रोतों से। कोई भी इतिहास की किताब आप खोलें, जहाँ मतलब प्राचीन काल की, तो पहला चैप्टर यही होता है कि स्रोत क्या क्या है प्राचीन काल के बारे में जानने के लिए, और उसमें विदेशी यात्रियों की चर्चा होती है। इन विदेशी यात्रियों ने क्या लिखा। कभी कभी पूछा जाता है कि किसके काल में आए, क्योंकि प्राचीन काल में तो कोई खास वो नहीं है कि कौन शासक था क्या था, लेकिन इनकी कृतियाँ इंपॉर्टेंट हैं। साहित्य कौन कौन से उपलब्ध है हमारे पास, इनकी साहित्य की बात तो हम हो कर ही रहे हैं। भारत में कौन से थे उसकी बात होती है, और अभिलेख जो लिखवाए गए थे। देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, आगे अलग अलग टॉपिक्स में देखेंगे तो ये मिल जाएंगे, लेकिन मैं मोटे तौर पर यहाँ पे इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि एक अलग चैप्टर होता है ये, समझ रहे हैं। क्योंकि जब हम शासक की बात करेंगे तो वहाँ पे विदेशी यात्री, साहित्य, अभिलेख, लेकिन यहाँ अलग से इसको पढ़ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा, अगर यूपी पीसीएस निकालना है, तो मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ चीज़ें हालांकि ज़्यादा अलग नहीं है। प्राचीन काल में यूपीएससी हो, पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो, उनका नेचर लगभग एक जैसा ही होता है। फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं स्थानों को लेकर के। लोथल, कालीबंगा, इनका विशेषताएं क्या है इनकी, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, बस इतना। थोड़ा एक कदम आगे बढ़े तो कौन सा स्थान किस नदी के किनारे था, इतना ही पढ़ना होता है। इसकी बड़ी खूबसूरत नोट बना कर रखी है मैंने, आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी। और विशेषताएं मतलब जैसे कि वो लोग किसकी पूजा करते थे, लोहे की जानकारी थी कि नहीं थी, कृषि करते थे, विदेशों से संबंध थे कि नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। कहानी जब सुन लेंगे एक बार सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे देखिए, वैदिक काल। वैदिक काल से क्या प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा वेदों से प्रश्न आते हैं। वेद, उपवेद, आरण्यक, इनसे प्रश्न आते हैं। वेदों में क्या क्या बातें हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि इनकी क्या विशेषता है। सिंपल, हाँ सिंपल है। इसके बाद शब्द, उस समय वैदिक काल में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते थे, गाय के लिए, खेत के लिए, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए, उनका अर्थ पूछ लिया जाता है। मिलान करने में पूछा जाएगा, या फिर सीधे पूछ ले कि इसका क्या अर्थ है, धन्व का क्या मतलब है, धन्व, होत्री का क्या मतलब है, इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और मोटे तौर पर विशेषताएं पूछी जाती हैं। इस तरह के प्रश्न यदा कदा कभी कभी आते हैं। विशेषताओं में कभी कभी तो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, इनमें मतलब तुलना करके पूछ लिया जाता है। इनमें कौन कौन से देवता किस वर्ग के लिए थे, ये प्रश्न आ जाता है। इनके
पूजा पद्धति को लेकर, लोहे के खोज को लेकर, ये मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न उतने आते नहीं हैं, कम आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से वेदों से, और जो शब्द है उनका मतलब है वहाँ से। कभी एक दो प्रश्न मिल जाएंगे कि कौन सी नदी का या किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया मतलब वेदों में। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल में अगर शासकों की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा दो लोगों पर ध्यान दीजिए। एक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और एक है अशोक। अशोक के जो पोते थे दशरथ, उनसे भी एक दो बार पूछा जाता है, लेकिन मोटे तौर पर अशोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और व्यक्ति हैं विष्णुगुप्त, चाणक्य जिनको कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब जब शासक को लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इन्होंने क्या काम किया, मतलब अगर इन्होंने कोई स्थापत्य बनवाया हो, या फिर इन्होंने कोई युद्ध लड़ा हो, या ज़्यादा नहीं, कुछ ही युद्ध, जैसे कि अशोक ने जो युद्ध लड़ा था जिससे उनका मतलब उनकी मानसिकता बदल गई, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अशोक के लिए तो आप अभिलेख पढ़ें, इन्होंने कौन कौन से अभिलेख लिखवाए थे, उनमें कौन सी बातें थी, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो स्थापत्य के क्षेत्र में काम किया, चाहे वो बौद्ध गुफाएं बनवानी हो या फिर कोई और काम हो, मूर्तियाँ, इनकी विशेषताएं, ये सब पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा यूँ कहें कि वैसे तो ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कठिन ही कहा जाएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मौर्य काल में जो अधिकारी थे उनके नाम क्या थे। मतलब नाम तो ये है, कुछ नाम रख दिया गया, और उसका अर्थ क्या है। इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं धड़ल्ले से, ये आपको पढ़ना है। मौर्य काल में सिर्फ इतना देख लीजिए, हो जाएगा काम। बाकी जो विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा, वो तो हमने पहले देख लिया ना, तो बार बार कहूँगा तो हो सकता है कि आपको लगे कि एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि फिर भी मैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोल दूंगा ऐसे फ्लो में कि इस समय मौर्य काल के बारे में किसने क्या लिखा है। मेगास्थनीज का नाम सुना है आपने, उन्होंने क्या कहा था, ये सारी चीज़ें, उन्होंने कितने वर्गों में बांटा था समाज को, ये यहाँ पे पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं, गुप्त काल में आइए। गुप्त काल में ना सिर्फ इतना आप पढ़ लें, ये जो मैंने लिखा है आपका काम हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। पहले तो दो व्यक्ति, एक है समुद्रगुप्त और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ें, उतना भी डिटेल में नहीं। डिटेल का मतलब ये है कि इनका जो काल जो है किस समय थे ये, उसके बाद से इन्होंने क्या किया। जैसे चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हैं, सिक्कों को लेकर के प्रश्न बने हैं, इनको साहित्य से प्रेम था, यहाँ से प्रश्न बने हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कुछ लोग थे, कौन थे वो, कवि थे कि क्या थे, उनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। इसके अलावा, हालांकि युद्ध से प्रश्न नहीं आते, इसके अलावा इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में जो काम किया वहाँ से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं एकदम स्पेसिफिक हो जाऊँ और कहूँ कि सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, तो बात यह है कि आप समुद्रगुप्त के बारे में ये पढ़िए कि इनको मतलब कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये कला के प्रेमी थे, ये सारी चीज़ें। चंद्रगुप्त के बात करें तो इनके दरबार में कौन कौन लोग रहते थे, कवि, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, उनकी क्या कृतियाँ हैं, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, बस हो गया। यहाँ भी आप देखेंगे कि प्रशासनिक शब्द है, जो टैक्स लगाए जाते थे उसका भी एक शब्द है कि इसका मतलब ये है, ये आप पढ़ लें, वहाँ से प्रश्न आते हैं। और साहित्य, इस समय का साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो लोग थे ना, उन्होंने जो साहित्य लिखे हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं। विज्ञान की प्रगति काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पे, चाहे वो आप शल्य चिकित्सा से संबंधित कुछ बातें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और बाकी गणित के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पढ़िए। स्थापत्य का विकास कैसे हुआ, ये सब पढ़िए, सिर्फ इतना, ज़्यादा नहीं जाना। कुछ फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, आप इसकी चिंता ना करिए, मैं इन सब पे एक सीरीज़ बनाऊंगा। गुप्त काल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से तथ्य हैं जिन्हें हमें याद करना है, पूरा मैं ऐसा नहीं बताने के लिए नहीं कि ये याद करो वो याद करो, पूरी एक वीडियो होगी जिसमें वही बातें शामिल होगी जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब तक मैं लेके आ रहा हूँ तब तक आप खुद से तो पढ़ सकें। या मान लेते हैं कि आपने चैनल को आगे जाके अनसब्सक्राइब कर दिया, तो आपके दिमाग में जब ये चीज़ें होंगी ना, इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ हेल्प करेगी, कहीं भी आप रहें, कैसे भी पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं, पल्लव काल में आएंगे। देखिए यहाँ से साउथ में देखिए, एक तो वो है कि गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने मतलब क्या कौन से साहित्य लिखे, उनके दरबार में कौन था, बस इतना पूछा जाता है। एक इसी काल में आप देखेंगे कि विदेशी जो आए थे, जैसे कि शक आए थे और कुषाण आए थे, इनके बारे में भी जानना, यहाँ लिखा नहीं मैं, लेकिन इनको जान लीजिएगा थोड़ा सा, शकों के बारे में
और कुषाणों के बारे में, उनके दरबार में कौन था। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है और निश्चित रूप से लिखना चाहिए, उसको मैं अभी अभी डिस्कस करता हूँ। पहले जो सामने लिखा है देख लेते हैं। पल्लव काल में हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन शासक थे और कौन से मंदिर बनवाए, सिर्फ इतना। नरसिंह वर्मन प्रथम, इस तरह के शोर टेम्पल, बस इतना। चालुक्यों में भी देखेंगे कि कौन कौन सी शैली विकसित हुई, कौन से शासक थे, कहाँ पे थे। और पालों में, पाल जो शासक थे उनमें मोटे तौर पर एक ही जगह से प्रश्न आता है, वो जो विक्रमशिला वाला, कि किस शासक ने किया था, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। राष्ट्रकूटों से भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं। एलोरा की गुफाएं, ये सब किसने बनवाया, ठीक है, कृष्ण प्रथम और ये सब कुछ शासक हैं। इसके अलावा प्रतिहार हैं बीच में, तो प्रतिहारों से नहीं आता। एक त्रिकोणीय युद्ध हुआ था इनके बीच में, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में, तो वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ भी सकते हैं। और उसे किताब में है तो एक बार पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। और चोल काल में जब आप आएंगे तो यहाँ भी चोल काल में दो तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो शासक से प्रश्न आ जाएंगे, उन्होंने क्या किया, कौन सी उपाधि धारण की, उन्होंने कौन से मंदिर बनवाए, और चूंकि इन्होंने नौसेना के क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस किया था तो वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए क्या चीज़ मैंने छोड़ी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो। मुझे लग रहा था कि मैं आर्ट एंड कल्चर में कवर करूँगा, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि आर्ट एंड कल्चर को इसी में रखेंगे, क्योंकि ऐसा पद यही सब तो करना है, तो इसी चक्कर में वो छूट गया। वो क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो है बौद्ध धर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी बड़ी ही खूबसूरत नोट मेरे पास है, मतलब उतना पढ़ लेना आप, तो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का, कहीं से भी कोई हिम्मत है पूछ के दिखाए फ्री में। और ज़्यादा नहीं है, आप जानते हैं ना इस चैनल की खासियत क्या है, कि हम बहुत कम शब्दों में बातें करते हैं, कितना भी बड़ा टॉपिक हो। बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो संगीतियाँ हुई थी, मतलब वो संगीत गाने वाला नहीं जो बैठकें होती थी, 4 संगीतियाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन उस समय अध्यक्ष थे, और उस समय आउटपुट क्या निकला, कभी विभाजन हो गया, कभी जो है पिटक लिखे गए, ये सब चीज़ें, ये बस इतना जानिए। दूसरी बात कि बौद्ध धर्म को किस किस शासक ने संरक्षण दिया, जैसे अशोक ने, दशरथ ने गुफाएं बनवाई, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद बौद्ध साहित्य कुछ है, कि बौद्ध साहित्य किस किस तरह, जातक कथाएं हैं और भी हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनके बारे में जानना है थोड़ा थोड़ा, कि इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा गया है। सिर्फ इतना बौद्ध धर्म के बारे में जानिए। प्री में अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो इससे बाहर ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। एक प्रश्न कभी कभी आता है, वो यूपीएससी भी पूछती है कि इनकी मान्यता क्या थी। तो बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे कि आत्मा के बारे में इनके क्या विचार है, दुखों के बारे में इनको क्या अनुभूति हुई थी, कि दुनिया में दुख है, कैसे उससे मतलब छुटकारा मिलेगा, ये सब बातें। साथ ही साथ जैन धर्म, ये दोनों एक साथ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैंने बौद्ध धर्म के बताई, बौद्ध धर्म के बारे में, सेम उसी को अप्लाई करिए जैन धर्म पे, उन्हीं एंगल्स को पढ़िए। इतना पढ़ लेंगे, आपका एक क्वेश्चन लगभग हर साल यूपीएससी पूछती है और यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम कवर करेंगे। तो ये छूट रहा था प्राचीन काल से, ठीक है जी, इसे हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं पूर्व मध्यकाल में। मध्यकाल से पहले राजपूत कुछ शासक हुए हैं, उसी 800 से 1200 ईस्वी के आसपास की बात है। तो उस समय ही विदेशी आक्रमणकारी आने लगे थे, गोरी ये सब आए, गजनवी। उनके दरबार में कौन कौन रहते थे, सिर्फ इतना पढ़ लेना कि कौन किसके दरबार में रहता था, कभी क्या लिख दिया, और कौन विदेशी आक्रमणकारी किसके समय में आया था। वो इसके अलावा ज़्यादा प्रश्न आते नहीं यहाँ से, ठीक। अब हम आएंगे मध्यकाल में, और मध्यकाल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं, सल्तनत काल, मुगल काल और विजयनगर साम्राज्य। अब जो बातें आगे होंगी उनको तीनों पर लागू करिए। जैसे सबसे ज़्यादा काल क्रम वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। कौन सा शासक कब आया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इस तरह से इनका आपको मतलब ऐसे क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस दौरान साहित्य कौन कौन से लिखे गए। सबसे ज़्यादा साहित्य यहाँ से आप देखिए, बड़े फारसी में नाम होते हैं बड़े अजीब अजीब, जल्दी याद नहीं होते, यहाँ से प्रश्न आते हैं कौन कौन से साहित्य लिखे गए। इसके बाद अभी आगे देखते हैं बहुत सारी चीज़ें।
स्थापत्य में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आए हैं। ठीक है, किसने क्या बनवाया, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो, इल्तुतमिश की बात, अलाउद्दीन खिलजी की बात आप कर लीजिए, इन्होंने क्या क्या काम किए। अलाई दरवाज़ा से पूछ लिया, कभी कभी कुतुब मीनार से पूछ लिया, इस तरह से प्रश्न आते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ शासकों पर ध्यान दें तो देखेंगे कि यहीं से तो बार बार प्रश्न आ रहा है। जैसे मैंने कुछ नाम ले लिए कई बार, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, उसके बाद से कौन बचा, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, ये हैं सल्तनत काल में। बाकी अब जाएंगे उधर विजयनगर साम्राज्य में, तो उसमें कुछ वंश हैं, जैसे कि संगम वंश है, तुलु वंश है, उनमें कुछ शासक हैं। कृष्णदेवराय के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उनके जो कवि थे, अष्टदिग्गज कहते थे शायद, तो उनसे प्रश्न आते हैं। इनके दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है, हाँ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो विजयनगरम की बात हमने की। मुगल काल में शासकों की बात करेंगे तो कहाँ से आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ से, और उसके बाद से औरंगजेब से। इन चारों से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। हुमायूं और बाबर से थोड़े थोड़े कभी कभी आ जाते हैं। ये शासकों की बात करें। विदेशी यात्रियों की बात करें तो विदेशी यात्रियों को लेकर के विजयनगर साम्राज्य में प्रश्न आते हैं। और मुगल काल में खास तौर से जहांगीर के काल में कौन कौन आया था, इसे आपको देखना है अच्छे से। इसके अलावा शासकों को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, शासकों ने क्या किया। मध्यकाल के शासकों ने जो किया उसमें ना उनका वो जो स्थापत्य वाला एंगल है, या फिर उनकी जो रुचि जिसमें थी, वहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। जहांगीर को आप देखिए, गेस करिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। आप शाहजहाँ को देखिए, क्या क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें रुचि थी, जो उन्होंने बढ़ावा दिया, वहाँ से प्रश्न आते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जिन शासकों के नाम मैंने लिए हैं, सिर्फ उतना पढ़ लेना उनके बारे में अच्छे से, तो आपका काम हो जाएगा। विदेशी यात्रियों ने क्या क्या लिखा, क्या कहा, ये। और साथ ही साथ हाँ, विदेशी यात्रियों में एक चीज़ पता है क्या, कौन कहाँ से आया था, कौन पुर्तगाल से आया था, कौन यूनान से आया था, इस तरह से। कुछ फ्रांसीसी भी आने लगे थे ना, फ्रांस से कौन आया था, इंग्लैंड से कौन आया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्यकाल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ फिर से मैं याद दिला दूँ कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इस चैनल का थीम आपने पढ़ा है ऊपर, जब आप आते हैं ना होम पेज पे, क्या लिखा है, लेट्स मेक इट ईजी। हम इजी कर रहे हैं चीज़ों को, इसी तरह से मैं कवर करूँगा। मैं सब्जेक्ट नहीं कवर करने जा रहा कि चलो इतिहास एक ही बार में पूरा इतिहास पढ़ते हैं, नहीं, बकवास है। हम इतिहास में वो पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, और कम शब्दों में, छोटे छोटे वीडियोस में। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में क्या है, देखिए, सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से हर साल एक प्रश्न, दो प्रश्न आते हैं, वो है कालक्रम। जो पीडीएफ मैंने आपको दी है कि अभी कल मिलेगी ना 27वें साल के साथ, तो उस पीडीएफ में, उधर वाले में जो सब्जेक्ट वाइज है ना, उसी में हिस्ट्री के सेक्शन में लास्ट में मैंने पूरे जितने कालक्रम पूछे जाते हैं, अब ज़्यादा नहीं, 15, 20, 30 होंगे, सिर्फ उतने ही बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वहाँ मैंने दे दिया है। तो आपको यहाँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि यार कालक्रम किसका याद करें, लेकिन फिर भी चूंकि है तो इस पर बताना पड़ेगा। देखिए, कालक्रम में आधुनिक भारत में प्रश्न आते हैं जो 1857 के बाद की घटनाएं हुई हैं ना, चाहे वो बंगाल का विभाजन हो गया हो, कभी कभी कांग्रेस का विभाजन हो गया, कभी कोई बैठक हो गई, कभी भारत छोड़ो आंदोलन चल गया, कोई और आंदोलन, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम आपको पता होना चाहिए, कौन कब हुई। सीधा सीधा प्रश्न आता है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। अगर कहानी समझ में आई है, सीरीज पूरी पता है, या फिर पीडीएफ से वहाँ से आपने रट लिया है, आसानी से हल करेंगे मुस्कुराते हुए। इसके बाद प्रमुख आंदोलन, अब देखिए, इसे दो भागों में बांट दीजिए प्रमुख आंदोलनों को। एक जो हिस्सा है वो जाएगा 1857 के पहले, ठीक है। 1857 के पहले जो आंदोलन हुए, जैसे विद्रोह होते थे, जो आदिवासी विद्रोह हुए, इनकी बात हम करते हैं। इसकी आई थिंक इसकी वीडियो आपके पास है, मैंने दी है ना, नहीं है तो दे दूंगा। इसकी एक लिस्ट बना के आप उसे याद कर सकते हैं, पीडीएफ में तो मिलेगी, है ही उसमें। इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है कि 1857 के बाद जैसे क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कुछ विदेशों में आंदोलन हुए, कुछ हमारे यहाँ जैसे कांग्रेस के तहत भी, गांधी जी के साथ भी आंदोलन हुए, इनको आप देखें। जब एक खास बात यह है कि जब 1857 के पहले वाले आंदोलन की बात करेंगे आप, तो ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आते, कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, बस खत्म बात।
उसका मेन कारण है क्या था, बहुत आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक जाएंगे। लेकिन जब 1857 स्पेशली 1900 के बाद वाली जो बातें हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। जैसे स्वदेशी आंदोलन हो गया, मार्ले मिंटो सुधार के विरोध में जो आंदोलन आया था, या फिर असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना होता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किताबें लिखी गई, बहुत पत्रिकाएं लिखी गई। यूपीएससी का भी ये फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी खूब पूछती है, हर साल पूछती है क्वेश्चन। तो कौन कौन सी किताबें किन्होंने लिखी, उन किताबों का नाम, वो किस वर्ष लिखी, ये उतना काम का नहीं है। कभी कभी दिमाग खराब हो आयोग का तो पूछ ले, अदरवाइज ये पूछा नहीं जाता। वैसे पत्रिकाएं कौन कौन सी प्रकाशित की जाती थी, कहाँ से, कौन व्यक्ति करते थे, ये। और साथ ही साथ संगठनों से भी बहुत प्रश्न आते हैं। कौन सा संगठन कहाँ पे क्यों बनाया गया, किसने बनाया, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए हो जाएगा। ये संगठन का मतलब ये है, दो दो भाग में कर लीजिए इसको भी। एक क्रांतिकारी संगठन है जैसे मित्र मेला, इस टाइप का, युगांतर, और जो भगत सिंह ने ये सब किया था, ठीक। इसके अलावा कांग्रेस के तहत जो लोग थे, जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं, उन्होंने कौन से संगठन बनाए, और बाकी उदारवादी जो थे उन्होंने कौन से संगठन बनाए। ये कांग्रेस के गठन से पहले कुछ संगठन काम कर रहे थे, जैसे जमींदारी वाला एक था ना, एसोसिएशन, इस तरह के। इनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रश्न बड़ा सीधा होता है, कौन सा संगठन किसने बनवाया, कब बनवाया, ये कालक्रम में भी पूछा जाता है। सिंपल है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे सुधार आंदोलनों की वीडियो मैंने आपको दे दी है। सुधार आंदोलनों से सीधा प्रश्न आता है, कौन सा सुधार आंदोलन मतलब किस लिए चलाया गया था, किसने चलाया था, उस दौरान क्या हुआ था। सिंपल है, बहुत अच्छी वीडियो है, उससे बाहर कोई ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा नहीं, उसे आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन है कांग्रेस के अधिवेशन, इसको दो तरह से पढ़ना होता है। एक प्रमुख जो कांग्रेस के अधिवेशन है, कब कहाँ हुए, अध्यक्ष कौन थे, इतना जान लिए। लेकिन कुछ अधिवेशन ऐसे हुए जिनमें कुछ मतलब बड़ी घटनाएं, बड़े निर्णय लिए गए। जैसे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस दौरान कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, उसके 1906 वाला। उसके बाद से जब 1920 के आसपास, 1917 में जब अधिवेशन हुआ, जब ये मिलन हुआ इनका, 16-17 में शायद, इसके बाद से देख लीजिएगा काफ़ी कन्फ्यूजन है। 1916 1917 का जो अधिवेशन है वहाँ पे, 1928 का जो अधिवेशन है, 1931 का अधिवेशन है, इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना होता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, सिर्फ अध्यक्ष जान देने से काम नहीं चलेगा। अरे इसका तो वीडियो है आपके पास, इसकी वीडियो है, इसको देख लीजिए, काम चल जाएगा आपका वहाँ से। इसके अलावा ये मैंने सारी बातें यहीं कर दी। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई, यही सारी घटनाएं हैं। आंदोलन वाला जो हिस्सा है ना, उसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आंदोलन के रूप में नहीं थी लेकिन घटनाएं थी। और जैसे मान लीजिए जलियांवाला कांड हो गया, तो कांड ये आंदोलन थोड़ी था, वो तो उसने कर दिया ना, जनरल डायर ने। तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि गांधी इरविन समझौता हो गया, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। कोई प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था, वहाँ से, हालांकि उसको आप अधिवेशन के तहत भी रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और एक और सेक्शन रहा गवर्नर जनरल और वायसराय। आपको क्या लगता है यहाँ से प्रश्न आते हैं कि नहीं? बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसकी एक वीडियो मिलेगी बड़ी खूबसूरत। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा गवर्नर जनरल कब था, पहली बात। क्योंकि अगर घटना आपने नहीं भी पढ़ी, आपने मान लेते हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा कि यार इसके समय क्या हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली पता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है ना, तो आपने बाकी इतिहास की जो चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि यार ये घटना तो उस समय हुई थी, इस समय गवर्नर ये था, तो ये तो होगा नहीं। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय क्या था, क्योंकि क्या हुआ ना कि इन लोगों ने कुछ फैसले लिए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो उस पर हम बात करेंगे। डलहौजी, कैनिंग, कर्जन, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मेयो, रिपन, इनकी बात हम करेंगे। ठीक, करेंगे कि मतलब फिलहाल हमें वो बताने लगा, कहने का मतलब ये कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है जी, तो ये रहे इतिहास के वो टॉपिक्स जहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। सिर्फ इतना आप पढ़ लेना, सिर्फ इतना ही तैयार कर लीजिए। अगर 30 प्रश्न इतिहास से आए हैं तो आप आसानी से, बहुत आसानी से 22 से 25 क्वेश्चन सिर्फ इतना पढ़ के हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बड़ी हो चुकी है, 23 मिनट की हो चुकी है, तो ज़्यादा बात नहीं करते। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं
कि यूपी पीसीएस प्री में अलग अलग विषयों के किन किन टॉपिक से किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि हम उन टॉपिक्स को देख रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। दूसरे शब्दों में कहें तो आप सिर्फ इतना तैयार करिए, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, सिर्फ इतना अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा भागना नहीं है, इधर उधर दौड़ना नहीं है, सिर्फ इतना अगर अच्छे से कर लें तो। और मेरी सलाह भी यही रहती है कि सबसे पहले आप इसे तैयार करिए ना, इसके बाद अगर आपके पास समय है तो कुछ और करिए। कुछ और करने लगेंगे, इसको छोड़ देंगे, सोचेंगे कि बाद में इसे कर लेंगे, ये तो बहुत गलत प्लानिंग है और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, लाखों में है और रिजल्ट भी सामने है। खैर, यह है पर्यावरण। इसके पहले हमने इकोनॉमी देखा है, उसके पहले हिस्ट्री देखा है, उसके पहले ज्योग्राफी पॉलिटी भी देखा है। पर्यावरण में किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं और किस तरह के आते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत कम टॉपिक्स हैं लेकिन इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं बार बार। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो है प्रदूषण वाले चैप्टर से, बहुत ज़्यादा। हर साल आप जाके देखिए, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए प्रदूषण से प्रश्न आते हैं कि नहीं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, प्रदूषण में किस तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात, आपने देखा, मतलब सामान्य तौर पे हम 5वीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो बताया जाता है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण है, ये सब चीज़ें। देखिए, समझने वाली बात यह है प्री के लिए कि प्रदूषण करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे अगर भूमि प्रदूषण हो रहा है, भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, तो उसमें कौन सा चीज़ है, यूरेनियम है। अगर पानी प्रदूषित हो रहा है तो कौन कौन से कारक हैं, क्या चमड़ा उद्योग है, क्या कीटनाशक है, या शहर की जो गंदी नालियाँ हैं, क्या है। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो जो कारक है ना, उन कारकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं वहाँ से, खासतौर से जल प्रदूषण से, जल प्रदूषण में कौन सा तत्व बढ़ जाए तो ये बीमारी हो जाएगी, इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आप वायु प्रदूषण में भी देखते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो हमें यह भी पढ़ना होता है कि अलग अलग प्रदूषकों को रोकने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किए हैं या फिर कौन से उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा इसी में कुछ टर्म्स आते हैं, आप देखेंगे, जैसे प्रदूषण का ही एक रिजल्ट होता है कि अम्ल वर्षा हो जाती है, अम्ल वर्षा से प्रश्न आ जाते हैं। इसी में आप देखते हैं कि पानी में सुपोषण हो जाता है, शैवाल वृद्धि हो जाती है, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। और पानी में ही और चीज़ें हैं तो अलग अलग BOD, COD, ये जो ऑक्सीजन की मात्रा है इसे नापा जाता है। इसके अलावा प्रदूषण को कम करने के लिए जो कुछ नवाचारी उपाय हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे बायो रिमेडिएशन हो, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। इस पर वीडियोज़ में बनाऊँगा और PDF भी आपको दे दूँगा। आगे देखते हैं, ये है जलवायु परिवर्तन। अगला, जलवायु परिवर्तन से यूपी में सिंपल क्वेश्चन आता है, यूपी PCS में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा, कौन कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये सब इसी के तहत हम पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में आपको दे देगा। मीथेन के बारे में बड़ा लगाव है यूपी PCS में, बहुत प्रश्न आते हैं, मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होती है, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है। इसके अलावा थोड़ा और बाहर निकलेंगे, इससे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो जलवायु परिवर्तन का, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव एक चीज़ है, इसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जलवायु परिवर्तन पे लेके जाते हैं, तो इसका पूरी दुनिया में क्या क्या असर हो रहा है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मेंस में भी आते हैं लेकिन अभी हम प्री की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन कौन सी मतलब तरकीबें अपनाई जा रही हैं पूरी दुनिया में, यहाँ से प्रश्न आते हैं। कौन से समझौते हुए हैं, हालांकि हम समझौते यहाँ देखेंगे, कौन से समझौते हो रहे हैं, कौन से उपाय किए जा रहे हैं, सब कुछ। साथ ही साथ भारत सरकार ने इसे क्या किया, जैसे कि एक्शन प्लान आया था, कब आया था, भारत सरकार ने कब अपनाया था, उसमें क्या क्या बातें हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं, 2-3 बार मैंने देखे हैं कि हाल फिलहाल में आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन की हो गई। आगे आप बढ़ेंगे पर्यावरण में तो कुछ संगठन हैं, कुछ समझौते हैं। ठीक है, जैसे कुछ तो NGO टाइप के, जैसे WWF हो गया, और ऐसी बहुत सारे संगठन है, UNEP है, और
IUCN है, ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे संगठन हैं, उनके बारे में बेसिक जानना होता है, उनका काम क्या है, कब उनका गठन हुआ, बस ये सब। साथ ही साथ जैसे समझौते हुए हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, या फिर जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है, वियना सम्मेलन हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये हमको पढ़ना है अलग से, यहाँ से प्रश्न आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, इसी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, टॉपिक्स की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से प्रश्न आते हैं। सिंपल, यूपी वाले ज़्यादा आते हैं। यूपी में जैसे पक्षी अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब पूछा जाता है। जो देश में है, फेमस है, वहाँ से भी आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क से भी आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से प्रश्न आते हैं। ये डॉट डॉट मैंने कर दिया, इसका मतलब वेटलैंड से भी आ जाते हैं, ये भी है। और जो मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसमें कौन कौन शामिल है बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। टाइगर रिजर्व से प्रश्न आ जाते हैं। इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और उसे आप याद कर लें, ठीक है जी। एक और प्रश्न आता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये दिवस वाला। दिवस तो कुछ और भी होते हैं जो जिनका संबंध पर्यावरण से नहीं है, जैसे हेल्थ से संबंधित बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। पर्यावरण वाले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न अब आजकल थोक में पूछा जाता है। थोक का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न एक साथ, थोक का मतलब फैक्ट थोक में एक साथ 3-4 तथ्य पूछे जाएंगे मिलान करने के लिए, कि 3-4 डेट दिए गए हैं, उनके सामने ये दिवस है, मिलान करिए। उसमें एक अगर 4 हैं तो 1 या 2 पक्का पर्यावरण से होते हैं, जैसे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप का, ठीक है। इसके अलावा सेहत से संबंधित जो डेट्स है ना, वहाँ से प्रश्न आते हैं। तपेदिक हुआ, जनसंख्या से संबंधित कोई बात हुई, तो ये आप यहाँ से देख लें। बाकी भारत में कुछ संस्थान हैं पर्यावरण से रिलेटेड, संस्थान और संस्थाएं जो भी आप कह लीजिए। एक तो ये है अनुसंधान संस्थान जितने हैं, कि कौन कहाँ पे है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, इस टाइप का। इसके अलावा कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे कि वन्य जीव प्राधिकरण है, या फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सब। तो इनसे भी प्रश्न आते हैं, भारत में कौन कौन से मतलब संस्थान है। आगे देखिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक ये है कानून। भारत सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए, 202 जो हैं उनसे सबसे ज़्यादा आते हैं। एक है 1972 में जो बना था, और 1986 में जो बना था। आप गेस करिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून बने हैं, 2000 के बाद से भी बहुत सारे कानून बने हैं। तो इन कानूनों में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये पर्यावरण के तहत। और इसके अलावा आप करंट अफेयर में आएंगे, तो करंट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं पर्यावरण से संबंधित। जैसे कोई सूचकांक आ गया पर्यावरण को लेके, तो वहाँ से प्रश्न आ जाएगा। कोई सरकार ने योजना घोषित कर दी पर्यावरण सुरक्षा को लेके, वहाँ से प्रश्न आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, अभी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ करंट अफेयर को लेके, वहाँ कवर कर लूँगा मैं। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में पूछी जाती हैं, मतलब इसके तहत, इन्वायरमेंट के तहत। तो इसमें इस सेक्शन में सिर्फ इन टॉपिक्स को आपने सबसे पहले तैयार कर लिया ना, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद चाहे आप पढ़िए, एक्स्ट्रा मन करे तो पढ़िए, नहीं तो इसी को दोहराते रहिए, समझ रहे। तो बस इसमें इतना ही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी और ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है जी। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बात ना आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, और हमेशा उसे याद करते रहिए। और बात यह है कि सिर्फ मेहनत करने से यूपीपीसीएस नहीं निकलेगा। आपको हमेशा खुद को जांचना है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या सही डायरेक्शन में हो रही है पढ़ाई। अगर नहीं हो रही है तो कुछ दिन पढ़ाई मत करिए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ, लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं। उससे हम अपने आप को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि हाँ आज 10 घंटे पढ़े हैं, मिलता कुछ नहीं है। आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन काम की चीज़ें पढ़िए। जब से मैंने चैनल बनाया सिर्फ एक ही बात रिपीट करते रहता हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोग बोर हो जाएंगे, कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन जो लोग टिके हुए हैं, धीरे धीरे ये बातें उनके दिमाग में रिसती जाएंगी, बैठती जाएंगी, और वो वैसे ही हो जाएंगे। उन्हें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो फिर चेक करने लगेंगे कि क्या मैं सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यही मेरी उपलब्धि होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जितनी भी सीरीज शुरू की है, सिर्फ इस बात को कि आप वही चीज़ें पढ़िए जहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी तो यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं क्या क्या है। खैर, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएस प्री में
अलग अलग विषयों से किन किन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसके तहत हमने भूगोल देखा, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतिहास भी देखा है, पॉलिटी भी देखी है। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। ठीक है जी। देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में वो 10-12 टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं। है तो एक ही, लेकिन मैंने जानबूझ के 2 पार्ट किया है क्योंकि इसका विस्तार थोड़ा बाहर से बाहर तक जाएगा। ठीक है, भारत से बाहर। हाँ देखिए, कृषि की बात करें, किस तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि भारत की जो कृषि है उसकी क्या खासियत है, उसकी विशेषता क्या है, उसका नेचर क्या है मोटे तौर पर। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं जैसे कि भारत की कृषि में उत्पादकता कम क्यों है, इस टाइप के। इसके आगे बढ़ेंगे तो आज़ादी के बाद से कुछ प्रयास किए गए जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति से प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ और भी क्रांतियाँ आई, बहुत सारे नाम हैं, उनसे प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा कृषि के जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, कुछ मॉडर्न प्रकार हैं जैसे एक्वापोनिक्स, इस टाइप का, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कृषि से जुड़े हुई कुछ संस्थाएं हैं, संस्थानों से प्रश्न आ जाते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित कुछ कानून है, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। सब्सिडी सरकार देती है, एक मुद्दा रहता है, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। एमएसपी का मुद्दा चर्चा में रहता है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। यानी कि कृषि को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि किसी भी साल आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 2 से 3 प्रश्न आपके तय हैं, कम से कम 2 से 3 प्रश्न पक्का है। इसमें करंट अफेयर्स की भी चीज़ें होती हैं, बहुत आसानी से इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। बस पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, सबसे पहले यही तैयार करना है। हमारा नेचर ये है, ये बड़ी मस्त चीज़ है। ऐसा होता है कि जब कोई काम की चीज़ मिल जाती है ना तो उसे हम रख लेते हैं, अरे बहुत मस्त है, इसको बाद में देखेंगे। जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक से एक वीडियो मिली, बड़ा अच्छा लगा, तो उसको देखेंगे नहीं पूरा, इसको सेव कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, पहले कबाड़ इकट्ठा कर ले। ऐसे ही होता है। आपको ये नहीं करना है, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। कृषि अगर इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले इसे तैयार करिए, इसके बाद कुछ और करिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फसल उत्पादन की। अरे कृषि में एक और चीज़ देखना आपको, खैर वो तो मैं टॉपिक कवर करूँगा। जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी वहाँ पे, मतलब जिन्होंने पीडीएफ खरीदी है उनको, ग्रुप में। तो वहाँ पे ये मैं बताया करूँगा किस विषय की अभी आपको मिलेगी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कृषि वाला सेक्शन है, इसमें रबी, खरीफ, जायद, इनका लिस्ट बना के आप रख लें, वहाँ से प्रश्न आते हैं, यूपीएससी भी पूछती है काफ़ी। अब आते हैं फसल उत्पादन पे। फसल उत्पादन में सीधा प्रश्न आता है, क्या आता है, देखिए, एक तो भारत के अंदर कि अलग अलग राज्यों में कौन सी फसल ज़्यादा मतलब उत्पादित की जाती है, या किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। चाहे वो अनाज वाली फसलें हों या वाणिज्यिक फसलें हों, फल हों, सब्जियां हों, इन सबको भी ध्यान में रखना होता है। लिस्ट ये मैंने आपको दिया था मोटे तौर पे, जो डाटा कभी नहीं बदलते वो मैंने दिया था। लेकिन अब जो मिलेगा आपको ग्रुप में, उसमें अपडेटेड यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो होगा कि अभी का आंकड़ा ये है, उसको आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार रट लेना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा बड़ा मस्त, उस पर कैसे चीज़ें रटी जाती हैं, बहुत मज़ा आएगा। दुनिया की किसी भी चीज़ को आप रट सकते हैं इंजॉय करते करते। खैर, तो पहला सेक्शन ये हुआ कि यूपी बिहार, ये राज्यों से उत्पादन कैसे होता है, किस मामले में कौन सा राज्य आगे है। इसके बाद भारत और विश्व, इनको लेते हैं कि किस फसल के उत्पादन में दुनिया में कौन सा देश आगे है। पीछे है तो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाता है कपास में कौन आगे है, या अच्छी क्वालिटी का कपास, चाय, कॉफ़ी, कोको, इस तरह से। इस चैप्टर को आप इसी रूप में लेके ये वाला एक लिस्ट बना के तैयार कर लें, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मैं जब इस पर वीडियो बनाऊंगा तो बात करूंगा, नहीं तो पूरा यही समय ले लेगा। आगे देखिए, बैंकिंग से प्रश्न आते हैं, बड़ा मज़ेदार है, ज़रा उठा के देखिए क्वेश्चन, बैंकिंग से प्रश्न आते हैं कि नहीं। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, देखिए, बैंकिंग में तो एक प्रश्न बनता है आरबीआई से लेके। अब आरबीआई के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि आरबीआई का गठन कब हुआ, कौन सी समिति गठित की गई थी, कौन सा अधिनियम बनाया गया था, और उसके बाद से इसके काम क्या है। साथ ही साथ जब काम आप पढ़ेंगे ना, गुणात्मक, मात्रात्मक जो उपाय अपनाती है आरबीआई, उसमें एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी।
रेगुलेशन कैसे होता है बैंकों का, इसी में लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ बैंक कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। कभी कभी नाबार्ड को लेकर प्रश्न पूछ दिया जाएगा, कभी सिडबी को, ऐसे करके। तो इनके प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है कि भुगतान बैंक क्या होता है। कभी कभी एटीएम से प्रश्न आ जाते हैं, यूपीआई से प्रश्न आ जाते हैं, जो भी पेमेंट के माध्यम है वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ कुछ करंट के टॉपिक्स हो जाए, जैसे कि अगर बैंकों का विलय किया गया तो भी प्रश्न आएंगे, और जो बैंकों का निजीकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वहाँ से भी प्रश्न आए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंकिंग में पढ़नी होती है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। आगे जो हर साल प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे। बजट, बजट को दो रूप में देखना है आपको। एक तो बजट है क्या, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है वहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि संविधान में इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, इसमें मतलब बजट पेश कौन करता है, इसमें क्या बातें होती हैं। और उसमें जो आप देखते हैं ना आय व्यय, कि यहाँ से खर्चा हुआ, ये हुआ, वो नहीं जो चार्ट बना कैसे, और 5 रुपया इधर गया, 10 रुपया इधर गया, ये सब नहीं। एक होता है पूंजीगत आय कहाँ से मिलती है, ठीक है, या राजस्व आय कहाँ से मिलती है, और कौन राजस्व व्यय का हिस्सा है, कौन पूंजीगत व्यय का हिस्सा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं देखता हूँ वीडियोस में लगते हैं लोग बताने कि 2 रुपया इधर गया, 5 रुपया इधर गया, ये कभी पूछता है कोई? ठीक है, छोड़ो। इस पे बात नहीं करते हैं। खैर, तो बजट में, खैर इस पे आ भी जाए तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, कि आप तो कह रहे थे कि नहीं आता है, लेकिन सामान्य तौर पे यहाँ से प्रश्न नहीं आते। ये जो मैंने बताया, ये चार्ट बना के बताते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि जो पूंजीगत आय के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, व्यय के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, ये कंसेप्ट की बातें हैं। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है करंट अफेयर का। जैसे केंद्र सरकार ने कोई बजट लिया, मतलब कोई क्या, हर साल बजट आता है, तो केंद्र सरकार के बजट में कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है। कौन सी योजनाओं की घोषणा की गई है, और यूपी सरकार की जो मतलब यूपी सरकार का जो बजट है वहाँ से प्रश्न आते हैं। दो रूपों में देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि योजनाओं से कोई भी ऐसा साल नहीं है जहाँ योजनाओं से प्रश्न ना आए। यूपीएससी पहले पूछती थी योजनाओं से, अब एक दो कभी कभी पूछ लेती है, लेकिन यूपी पीसीएस में योजनाओं से प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो बहुत पुरानी योजनाओं से आ जाते हैं। इसकी चार्ट मैं बना कर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो योजनाओं को आपको अच्छे से तैयार करना है, और ख़ास तौर से पिछले 5-6 सालों में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे सेहत को लेकर हो, गरीबी हटाने को लेकर हो, या कोई और भी, ठीक है जी, रोजगार से संबंधित। आगे चलते हैं। ये देखिए, एक प्रश्न आता है समितियों से संबंधित। समितियों में एक तो बैंक वाला अभी हमने पढ़ा ना, तो बैंकिंग के संबंधित बहुत सारी समितियां गठित की गई थी, वहाँ से प्रश्न बनता है। साथ ही साथ आप देखिए हर साल सरकार जो है तरह तरह की समितियां गठित करती है अलग अलग मुद्दों पे। कुछ समितियों की रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, जैसे गरीबी का आकलन करने के लिए कोई समिति हाल में गठित कर दी जाए, भुखमरी को लेकर के, या कोरोना महामारी के आंकड़े इकट्ठे करने से संबंधित। तो जो बड़े इश्यूज हैं ना, उनसे संबंधित जो समितियां गठित की जाती हैं उनके हेड कौन है, सिर्फ इतना याद करना होता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, मिलान करने के लिए आ जाएगा, या सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि इस तरह इस मुद्दे पर समिति गठित की गई है और उनके अध्यक्ष कौन है। सिंपल। अब देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आते हैं। हालांकि अभी तो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती, लेकिन प्रश्न आते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को यहाँ तक पहुँचाने में। तो पंचवर्षीय योजनाओं में आपको ये देखना होता है कि कौन सी योजना किस टाइम पीरियड में थी, पहली बात। दूसरी बात, उस योजना का थीम क्या था, और तीसरी बात, उसके दौरान क्या किया गया इस योजना के दौरान, और उपलब्धि क्या मिली। सिर्फ इतनी कुछ चीज़ें, और सारी योजनाओं के बारे में नहीं, कुछ जैसे कि पहली, दूसरी, 5वीं, 6वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, इस तरह से, सब नहीं। उसके बाद अगला टॉपिक है गरीबी। गरीबी से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे कि अभी मैंने समितियों की बात की, तो गरीबी से रिलेटेड समितियाँ, गरीबी से संबंधित कुछ सूचकांक होते हैं, उस पे भारत में गरीबी का जो स्तर है या जो नेचर है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कंसेप्ट के तौर पर। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं इसी में, तो आपको संगठनों के बारे में पढ़ना पड़ता है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। जैसे मान लेते हैं सेबी के बारे में पूछ लिया, वित्त आयोग के बारे में पूछ लिया। वित्त आयोग को कहीं भी रख सकते हैं, पॉलिटी में भी रख सकते हैं, यहाँ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15वें के कौन, ऐसे।
उनके कामों को लेकर प्रश्न आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनसे प्रश्न आते हैं। इसकी मैंने नोट तैयार करके रखी है, बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आगे 1 मिनट। अगला जो है वो है शेयर बाजार। अब शेयर बाजार में क्या है, कुछ चीज़ें हैं मतलब टर्म्स हैं, शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानना होता है। जैसे बुल क्या होता है, बियर क्या होता है। यहीं से आप इसी से आगे कर यहाँ पे स्लैश कर दें, इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि FDI, FII, इस तरह से इनके बारे में आपको जानना होता है। रेगुलेशन की बात करें, जैसे मैंने सेबी की बात की ना, सेबी को यहाँ भी रख सकते हैं। तो शेयर मार्केट की जो प्रक्रिया है, जो उसमें शब्दावलियाँ हैं, सिर्फ उन पर ध्यान देना होता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में सिंपल ये है कि भारत सरकार, मतलब भारत जो इकोनॉमी के तौर पे जो भारत है, वो दुनिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। हम किसी से कुछ आयात करते हैं, निर्यात करते हैं किसी को, इसका संतुलन, इसका बैलेंस कैसा है। कभी कभी रिजर्व के बारे में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ का हम ज़्यादा निर्यात करते हैं, किसका आयात करते हैं। निर्यात आयात में कैटेगरी बना दे इसे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके, कि पहले नंबर पे कौन है जिससे हम ये चीज़ आयात करते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे कि कोई विदेशी आया हमारे यहाँ, उसने पर्यटन किया, घुमा फिरा, तो हमने क्या किया, आयात किया कि निर्यात किया, किस तरह का निर्यात था, ये सब प्रश्न आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स को इस रूप में देखिए कि अभी जितने भी टॉपिक्स हमने देखे ऊपर, इन सब का करंट अफेयर प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे बजट आया हाल ही में, तो वो विशुद्ध रूप से वर्तमान का करंट अफेयर, अगले साल फिर बजट आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, सरकार ने कुछ फैसले लिए कि हम ये करेंगे, कोई संस्था बनाएंगे, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को भी आप इस रूप में लेके चलें। इतना बस आप पढ़ लीजिए। इकोनॉमी में अगर आप देखें 20-25 क्वेश्चन आए, आसानी से आप मान लेते हैं 25 क्वेश्चन आएगा, 25 में से लगभग 20 तक, 21 तक आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बातों को आप आँख बंद करके ऐसे मत मान लीजिए। जब आपको लगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो तुरंत जाके क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। नहीं तो इस तरह की बातें तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं ना, कर ही रहे हैं लोग, बेवकूफ़ बना ही रहे हैं। खैर, तो ये सब चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। इकोनॉमी में सबसे पहले तैयार करना है। इन सब की PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है जी। जब ये इसका नंबर आएगा, अभी देखिए मैंने सोचा है पॉलिटी कवर कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी से संबंधित ढेर सारे वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं, जो मैंने बताए थे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं कवर कर लूँगा। फिर उसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग PDF ले रहे हैं उनको मैंने जोड़ रखा है उधर अलग ग्रुप में, वहाँ आपको सारी PDF मिलती रहेगी, ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा महसूस करिए, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी और ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है जी। आगे मिलते हैं, नमस्कार।